नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ राजनीति की एक ऐसे शख्सियत जो पिछले 4 दशक से सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। कई पदों पे रहे, जनप्रतिनिधि से लेके संगठन में लगातार अपने कार्य के बदौलत आगे बढ़ते गए। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रायपुर शहर के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आप जिलाध्यक्ष बने, आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया। बड़ा लंबा राजनीतिक इतिहास है आपका, 4 दशक से आप राजनीति में सक्रिय हैं। तब की राजनीति और अब की राजनीति में कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, राजनीति का स्वरूप बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है। उस जमाने में जब हम लोग करते थे तो हम लोग ऐसा था कि प्रोग्राम करते थे और शाम को विज्ञप्ति लेके प्रेसों में जाते थे। चैनल्स उस समय थे नहीं, चैनल्स का जमाना नहीं था। शायद एक आध कोई चैनल इनिशियल स्टेज पे थे बहुत, वो भी 2004 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं चालू किया था उस दौर में तो हम लोग विज्ञप्ति भी बनाते थे, हाथ से लिखी हुई विज्ञप्ति रहती थी और लेकर जाकर प्रेस में छोड़ के आते थे, संपादकों से मिल के आते थे, सिटी रिपोर्टरों से मिल के आते थे। वो एक दौर था और आज का दौर बहुत फास्ट है। प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया से पहले ही आप तक खबर आ जाती है, लोगों तक खबर आ जाती है और लगभग विज्ञप्ति वाला कल्चर तो खत्म हो चुका है। अब जो कुछ करना है मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से करना है, उस स्टेज में आ गए हैं और एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। वो चीज आज देखने को मिल रहा है और राजनीतिक रूप से भी कार्यकर्ताओं के मामले में भी उस समय लोगों के विचार कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांतों पर करते थे। लोग उस समय शो ऑफ कम करते थे, शॉर्टकट मेथड कम यूज करते थे, मेहनत ज्यादा करते थे। धरने होते थे तो सवेरे अगर 8 बजे शुरू होता था तो शाम को 5 बजे तक चलता था। बिल्कुल। आज आप देखेंगे तो 1 घंटा 2 घंटे में धरना खत्म हो जाता है। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है, चाहे वो भाजपा करे चाहे कांग्रेस करे, अब धीरे धीरे वो कल्चर भी चेंज हो गया है शॉर्ट पीरियड में चीजों को खत्म करने की। और राजनीतिक में अप्रोच भी ऐसा हो गया है कि लोग जो उनका लक्ष्य होता है उसको प्राप्ति के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति में जो सुचिता का जो एक माहौल था पहले, वो थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा सा बुराइयां आ गई हैं, लेकिन उम्मीद है, हम उम्मीद रखना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति खराब होगी तो शायद सब कुछ, समाज भी खराब होगा और देश भी खराब होगा। इसलिए राजनीति अच्छी होनी चाहिए। क्या यही वजह है कि आज लोग राजनीति से परहेज करते हैं? जो आज के युवा हैं वो बहुत सक्रिय तौर पे सामने नहीं आते, वो नहीं चाहते, राजनीति को एक गंदा जगह मान लिया गया है। क्या वजह इसकी रही? आप तो बड़े सीनियर लीडर हैं। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि लोगों के मन में राजनीति के प्रति एक पूर्वाग्रह बन चुका है, एक गलत परसेप्शन बन चुका है। लोगों को लगता है कि राजनीति एक अच्छी जगह नहीं है। राजनीति मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति मतलब अनैतिकता, राजनीति मतलब गलत काम, ये चीज लोगों के, या गलत तरीके से पैसे कमाना, ये इस प्रकार से लोगों के मन में एक बात बैठ गई है। खासकर दुख की बात यह है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि खराब लोग हावी होते जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गांधी को नहीं मानेंगे, गांधी को नहीं पढ़ेंगे, गांधी को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं गोडसे की सोच वाले लोग और उस मानसिकता के लोग, विध्वंसक मानसिकता के लोग, वो आगे आएंगे और वैसी सोच बढ़ेगी तो देश और समाज का नुकसान होगा। राजनीति में शॉर्टकट कितना हावी है? पैरासूट लैंडिंग जिसको कहा जाता है टिपिकल भाषा में। हाँ, दोनों बातें हैं। कई लोगों का तरीका ही वही है कि बंगलों में जाके वो लोगों के बीच में जाने से ज्यादा ये विश्वास रखते हैं कि हमको नेताओं के आसपास रहना चाहिए या नेताओं से ही हमको सब कुछ मिलना है, इसलिए हमको नेताओं को खुश रखना है, या हमारे जो बड़े लोग हैं उनसे मिलके रहना है ताकि हमको वहीं से कुछ प्राप्ति हो, और कार्यालय से वो राजनीति करना चाहते हैं। जबकि मेरा मानना है कि कार्यालय में राजनीति नहीं होती है। हमारा, चाहे मेरा कार्यालय हो, हमको सड़क पर राजनीति करनी है, लोगों के बीच में राजनीति करनी है। और राजनीति का मतलब ही वही है कि हम लोगों के साथ कितना संपर्क बना रहे हैं, कितना उनके लिए लड़ रहे हैं, कितने उनके दुख सुख में हम शामिल हो रहे हैं और हमारी उपयोगिता उनके लिए क्या है, ये बड़ी बात है। एक बिखराव सा आ चुका है राजनीति में। मैं देखता हूं कि राजनीति हम लोग कई सालों से देख रहे हैं, आप तो खुद एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं। एक बिखराव सा है, वो भीड़ नहीं जुटती है। एक नेताओं के आह्वान पे लोगों का सैलाब उमड़ जाना, वो सब समाप्त हो चुका है। क्यों ऐसी स्थिति बन गई? देखिए, आप पुराने वीडियोज या पुराने देखते होंगे, पुराने आप जागरूक पत्रकार के साथ साथ आपने तो डॉक्टरेट भी किया हुआ है। नेहरू जी जिस दौर में राजनीति करते थे, प्रधानमंत्री बनने के पहले, बाद में भी, उनका जो एक ग्लैमर, एक ऑरा था। उस दौर में ना मोबाइल थे, ना टीवी थे, ना कोई सूचना का ऐसा तंत्र था कि एक दूसरे को खबर कर पाए या लोगों को बात पहुंच पाए।
लेकिन जब वो कहीं आते हैं, कई सीनियरों से हमारी बात होती, कई बुजुर्गों से बात होती, कई ऐसे लोग जो उस दौर में 15 साल 20 साल के थे, उनसे आज बात होती है, वो बताते हैं कि उस दौर में जब वो आते थे तो हजारों की भीड़ आ जाती थी सिर्फ एक उनके इशारे पर। मैं अटल जी का भी नाम लेना चाहूंगा, इंदिरा जी का नाम लेना चाहूंगा, राजीव जी का नाम लेना चाहूंगा, आज राहुल जी के में वो ग्रामर है। अटल जी भी जब आते थे तो भाषण सुनने के लिए उनका कांग्रेस के लोग भी जाते थे, उनके एथिकली लोग उनको अच्छा मानते थे। लोग एथिक्स पे, पुराने लोग एथिक्स पे ज्यादा मानते थे, इसलिए एथिकली लोग उनसे जुड़ जाते थे, विपक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सम्मान लोग करते थे। इसलिए जब कंपैरिजन की बात आती थी तो अडवाणी जी और अटल जी अगर एक तरफ रहे तो लोग अटल जी को अच्छा मानते थे। वो एक दौर था और आज वो दौर में बदलाव आ गया। अब लोगों के मन में, चूंकि राजनीति के अंदर झूठ तंत्र हावी हो चुका है, यहां लोग काम करना या अपने काम को दिखाने से ज्यादा ये प्रयास करते हैं कैसे सामने वाले को बदनाम करें। और ये दौर बहुत सालों से शुरू हुआ है, ये आज़ादी के बाद से शुरुआत हुआ था और उसमें धीरे धीरे किसी के भी इमेज को, किसी के भी पर्सनल कैरेक्टर को बदनाम करके उनको किसी न किसी से तरीके से बदनाम करने की एक प्रक्रिया चालू हुई थी और वो शुरुआत जो हुई है वो आज तक जारी है। लोग पॉजिटिव राजनीति करने से ज्यादा नेगेटिव राजनीति करना पसंद करते हैं और वही कारण है कि आज ये परिस्थितियां बनी कि लोगों को राजनीति थोड़ा विश्वास कम हुआ है, युवा नए आ नहीं पा रहे हैं, नए और अच्छे युवा। हालांकि उम्मीदें हमारी, हम आज भी उम्मीदें हैं, जिस प्रकार से अभी दिल्ली के अंदर में आंदोलन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे युवा आ रहे हैं, 6-6, 7-7 दिन तक आमरण अनशन में बैठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है। स्थापित पार्टियों के छात्र संगठनों से ज्यादा बाकी छात्र लोग अगर आगे आ रहे हैं, लीडरशिप डेवलप हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है और भारतवर्ष के लिए ऐसे आवश्यक जरूरी है ऐसा कुछ आना। आपने छात्र संघ का नाम लिया, क्या आपको लगता है कि नए यूथ, नई पौध राजनीति में सक्रिय उतनी नहीं हो पाई, उतने नए चेहरे नहीं आ पाए? उसकी एक बड़ी वजह है कि कॉलेजों में डायरेक्ट इलेक्शन बंद हो गया। निश्चित रूप से कॉलेजों में इलेक्शन बंद होना लीडरशिप को खत्म करने का एक तरीका है, दौर किसी का भी रहा हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं लीडरशिप डेवलप करती थी। जैसे हमारा, मैं खुद याद करता हूं, जब मैं पहली बार, आज जो अर्चना थानवी उनका नाम था पहले, और शायद अभी नाम उनका नाम चेंज किया, वो मैं नहीं जानता, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी शताब्दी पांडे। पहली बार जब मैं अध्यक्ष के लिए दुर्गा कॉलेज से अध्यक्ष चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उस दौर में पहली बार मेरिट बेस पे इलेक्शन चालू हुआ था और शताब्दी पांडे दुर्गा कॉलेज के प्रेसिडेंट बनी थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मेरा हक चला गया करके उस दौर में। और बहुत सारे साथी आज भी राजनीति में, बरिंद संधू हैं, योगेश अग्रवाल हैं, ये सब हमारे उस बैच के थे। तो ये एक दौर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लीडरशिप डेवलप करने के लिए इलेक्शन होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, और इवन पहले तो स्कूल में भी होते थे। 11th का या 12th के बाद में हाई स्कूल्स में स्कूल के अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, छात्र संगठन बनते थे, वहां से डेवलप होते थे राजनेता। एक शुरुआत होती थी, एक नींव पड़ती थी, वो होना चाहिए। और आने वाले भविष्य के लिए आवश्यक है कि अच्छी लीडरशिप के लिए छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू हो। बड़े नाम, बड़े लीडर आए छात्र संघ से। बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम ले लीजिए, मोहम्मद अकबर जी का नाम ले लीजिए, सुनील सोनी का नाम ले लीजिए, तमाम लोग बड़े चेहरे बन के आए छत्तीसगढ़ की राजनीति में। सांसद रहे, विधायक रहे, महापौर रहे, मंत्री बने, तमाम चीजें हुई। तो सरकार की इसके पीछे सोच क्या है? क्यों कॉलेज के सिस्टम को खत्म कर दिया गया? क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार रही, फिर अभी 2.5 साल से बीजेपी की सरकार है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार चलते समय कुछ ऐसे लोग सरकारों में हावी हो जाते हैं जो सलाहकार बनते हैं और वो एक प्रशासन के से निकट व्यवस्था वाले लोग रहते हैं। वो प्रशासनिक रूप से सोचते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर हम ऐसे लोगों को या चुनाव का इलेक्शन लाते हैं तो एक अथॉरिटेरियन एटीट्यूड आ जाता है आदमी में। चुनाव जीत के आने के बाद में उनका व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, युवा निरंकुश हो जाएगा, ये सोचकर नॉमिनेट करेंगे तो हो सकता है वो दबा रहेगा। ये एक मानसिकता रहती है, उस मानसिकता से बाहर आनी चाहिए। और आज सरकारें, वही मैं पहले भी बोला कि सरकारें कोई भी हो, कहीं ना कहीं इसमें प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, राजनीति में लोगों की सोच बदल रही है, राजनीति के प्रति आकर्षण धीरे धीरे, जैसे आपने कहा, कम हो रहा था, लेकिन अब फिर वापस उस दौर में आ रहे हैं। खासकर ये जो कॉलेजेस के एग्जाम के हुए हैं, नीट के एग्जाम और बाकी सबसे, तो छात्रों को भी लग रहा है कि हमको भी अब राजनीति में आना चाहिए। युवाओं को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहे, तमाम ऐसी बातें हैं, परेशानी बढ़ रही है। लोगों को लगता है कि राजनीति के अंदर में युवाओं की दखल होनी चाहिए। और चूंकि लोग अब सोशल मीडिया का जमाना है, फॉरेन से कनेक्टिविटी ज्यादा है,
लोगों अब्रॉड जा रहे हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं, वहाँ की क्या चीज़ें हो रही है, यहाँ क्या नहीं है, इन तमाम बातों पे लोग चर्चा करते हैं। और जब बच्चे जो हैं चर्चा करते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में वो सब क्यों नहीं हो रहा है जो विदेशों में हो रहा है। तो उस प्रयासों में निश्चित रूप से आने वाले समय आप देखेंगे लोग जागरूक होंगे और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। और मेरा तो ये मानना है पार्टियां सभी अच्छी है, पार्टी के अंदर में लोग अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन पार्टियां सभी अच्छी रहती है। हाँ, कोई पार्टी इंक्लूसिव होती है जो सबको जोड़ के रखना चाहती है, और कोई पार्टी चाहती है कि सिर्फ एक ही विचारधारा, एक ही सोच, एक ही रंग पे हम चलें। वो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने का अवसर देती है कि हमको किस दिशा में जाना है। आपने एक बड़ी बात कही कि आज के लोग चाहते हैं कि कार्यालय में बैठ के राजनीति की जाए। कार्यालय में बैठ के राजनीति संभव नहीं है। आप उसके एक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लोग एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, वहां से चुनाव जीतने के लिए सालों साल संघर्ष करते हैं। आपने क्षेत्र बदल बदल के चुनाव लड़ा और सारे जगह पे आपकी जीत हुई, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं इसमें बताऊंगा कि एक आदमी का अपना परिवार का एक ये भी रहता है, कल्चर रहता है। मेरे परिवार में कोई राजनीति में रहा नहीं कभी भी। मेरे पिताजी बहुत छोटे से गरीब परिवार से थे और शासकीय नौकरी में थे। माताजी की भी वही स्थिति थी। लेकिन मैंने बचपन से एक ही चीज सीखा, ईमानदारी और मेहनत करना। और वो चीज कहीं ना कहीं एक बहुत शुरुआती दौर में जहां हम लोग रहते थे, एक वहां ऑफिसर क्लास और स्टाफ क्लास के बीच का एक अंतर था। और वहां से ही हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हमारे, चूंकि हम लोग खेलने कूदने वाले लोग थे और एक अच्छे स्कूल में पिताजी लोगों ने उस दौर में मेहनत कराकर, जो वो मेहनत करते उसके कारण रायपुर के सबसे अच्छे स्कूल में, सालेम स्कूल में मुझे उन्होंने पढ़ने भेजा था। और उनकी उम्मीदें कुछ अलग थी, लेकिन शायद राजनीति मेरे इसमें लिखा था। और वो दौर था जब लीडरशिप के मामले में, चाहे हम लोग गणेश जी का कार्यक्रम करते थे, दुर्गा जी का कार्यक्रम उस समय कम होता था, लेकिन गणेश जी रेगुलर हर साल हम लोग बैठाते थे। खेलने के मामले में हम लोग का ऐसा था कि जैसे अभी बरसात आ गई फुटबॉल खेलते थे, ठंड आ गया क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चूंकि हमारे वेलफेयर सेंटर थे, सभी खेलों का, क्योंकि गुड़ियारी में रहना, पैदा होना, पला बड़ा होना, सब होने के कारण वहाँ का एक माहौल था। वो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं हमको एक शुरुआत देता था लीडरशिप के मामले में कि भाई हमको कहीं ना कहीं नेतृत्व करना है। और हमारी एक अच्छी साथियों की टीम थी। हम लोगों ने गुड़ियारी के अंदर में कांग्रेस को अच्छे से खड़ा किया। काफी देर हुआ आपको पद मिलने में। 97 में आप यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में एक बड़ी बात हुआ करती थी, लगभग 28 साल पहले। यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष से पीसीसी के जिलाध्यक्ष बनने में 28 साल का सफर आपने तय किया। कभी हताशा नहीं हुई आपको? नहीं, हताशा होती थी। देखिए, जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहते, एक वार्ड के पार्षद की टिकट ना मिले तो हताशा तो होगी, दुख तो होता था। लेकिन फिर भी रुकने का प्रयास नहीं किया मैंने। 2004 में वही पार्टी ने मुझे भले दूसरे वार्ड से जाके लड़ने का मिला, लेकिन वहां लड़ा, वहां जीता। फिर उसके बाद रिजर्वेशन हुआ, नहीं लड़ पाया। फिर 5 साल खाली बैठना पड़ा। फिर उसके बाद मौका मिला तिलक नगर मेरे मूल वार्ड में लड़ने का, गुड़ियारी से, वहां जीता। तो ऐसा है कि धूप छाव तो होती है। लेकिन आपका रिएक्शन कभी देखने को नहीं मिला। आप मतलब नेता, आजकल के युवा नेता जो है बड़े विफर जाते हैं किसी चीज को, अगर उनके हक में कोई फैसला ना हो तो बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने कभी रिएक्शन नहीं दिया। इतने पुराने 4 दशक की आपकी राजनीति हो गई। नहीं, रिएक्शन देने का कभी कभी लगता है कि जो पार्टी ने मुझे दिया है वो मेरी क्षमता या मेरे अधिकार से ज्यादा दिया है, इसलिए मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता। पार्टी ने जो दिया है मुझसे संतोष करता हूं। आज भी अगर मैं अध्यक्ष बना हूं तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर में, चूंकि आपको भी मालूम है कि संगठन सृजन अभियान जो हुआ है, ये पार्टी के पैटर्न को चेंज करने का राहुल गांधी जी का प्रयास। पहले होता यह था कि नेता तय करते थे कि कौन अध्यक्ष बनेगा, लेकिन इस बार राहुल जी ने प्रयास किया कि हर जिले के अंदर, पूरे देश के अंदर में 1100 से 1200 जिले में अब तक कांग्रेस के नेता जा चुके, ऑब्जर्वर जा चुके, और बहुत हार्ड मापदंड, बहुत एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया जिसके तहत ये देखा जाता है कि कौन कांग्रेस के प्रति कमिटेड है, कौन गुटबाजी से दूर है, कौन सबको लेकर चलने का प्रयास करता है, कौन लड़ने की क्षमता रखता है। इन तमाम क्राइटेरिया पर बात करके, ओपिनियन लेके, पत्रकार साथियों से ओपिनियन लेके, एनजीओ से ओपिनियन लेके, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ओपिनियन लेके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक के, शहर के, प्रदेश के, यूनिट के, वार्ड के लोगों से बात करने के बाद एक ओपिनियन बनाई गई। और उस दौर में मुझे अवसर मिला। ये मैं सबसे बड़ी अपनी सफलता, जीवन की पूंजी मानता हूं कि सबके प्रस्ताव पर मुझे आज ये मौका मिला है।
10 दिन का प्रशिक्षण शिविर आप लोगों का हुआ, क्या कुछ सीखा आपने? राहुल गांधी आए, केसी वेणुगोपाल आए, पवन खेड़ा आए, अलका लांबा आई, प्रदेश के नेता रहे, क्या कुछ सीखा आप लोगों ने? हम लोग जीवन में तो हमेशा छात्र के रूप में ही रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखने मिलता है। और ये प्रशिक्षण निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रयास था, एक ऐसा प्रयास जिसमें चूंकि मैं सालों से राजनीति कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत सी चीजें अपडेट जानता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं, कांग्रेस के भी साथी हैं, और जो लोग युवा हैं, ऐसे लोगों को भी अवसर मिला है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बोलूंगा, 99.9% युवा जो आज के हैं, उनको ये नहीं मालूम होगा कि आजादी की लड़ाई में नेहरू जी 9 साल जेल में थे। 9 साल, जबकि उस दौर में जवाहरलाल नेहरू जी देश के सबसे अमीर परिवार में से एक के बेटे थे। मोतीलाल नेहरू जी के एस्टैब्लिश्ड परिवार बेटे थे। ये बात मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, मैं कई बार मीटिंगों में बोलता हूं इस बात को, कांग्रेस के भी अधिकांश साथियों को नहीं मालूम है। तो ये दुखद बात है। ये ऐसे प्रोग्राम जो प्रशिक्षण प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को, कांग्रेस के इतिहास को बताया, देश के इतिहास को बताया गया कि कैसे देश में क्या परिस्थितियां थी, कैसे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, कैसे क्या था। कांग्रेस के बाद में, उस दौर में कांग्रेस के साथ साथ देश का ज्योग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सब परिस्थितियां क्या थी, कैसे हम खाली कुछ न बनने वाला, सुई न बनने वाले देश से लेकर हम किन परिस्थितियों में आज यहां तक पहुंचे हैं। हर प्रधानमंत्री के, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति का मामला हो, उनके द्वारा IIM, एम्स और अन्य बड़े संस्थान बनाने के, डैम्स बनाने के, स्टील प्लांट्स बनाने के, जो उनका बेसिक प्लान था, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाने का प्लान था, उसकी शुरुआत किस सोच से हुई थी। कैसे उनकी विदेश नीति निर्गुण विदेश नीति थी कि वो चाहे नाटो देश हो, चाहे वो रशियन कंट्रीज हो, उनके साथ कैसे बैलेंस करते थे। कैसे ओपेक देश के साथ उनका अपना एक व्यवस्था बनता था। तेल के मामले में हमारी क्या सोच थी। इन तमाम चीजों का बेनिफिट क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति के अंदर में अगर हम आ रहे हैं और हमको हमारी इतिहास ना मालूम रहे, तो उससे बड़ा कमजोरी कुछ नहीं होता किसी भी इसके लिए। और राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वर्तमान स्वरूप की भी बात की गई। 2 सोच थी, आप ध्यान देंगे। एक गोडसे की सोच थी जिसने गांधी जी को मारा, उनके साथ गिने चुने लोग थे। और एक सोच थी गांधी जी। गांधी जी की सोच शांति का सोच था, प्रेम, सद्भाव और सबके साथ जुड़ने वाला सोच था। कहीं ना कहीं वो सोच धीरे धीरे कमजोर होती चलेगी देश के अंदर में। आज जो अराजकता का माहौल का कारण वही है। आज जिस प्रकार से आप सुनते हैं, 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 19 साल के पति को ले जाके हनीमून में उनकी हत्या कर, मतलब सोच में बदलाव हो गया। लोग क्रिमिनल होते जा रहे हैं। आखिर ये पिछले 10-15 सालों में लोगों की सोच में बदलाव क्यों आ रहा है, ये सोचने का विषय है। पहले आप देखते थे फिल्म में, आप कहीं चाकू भी अगर ऐसा दिखता था, चाकू कहीं खून बहते दिखता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं देता था। आज फिल्म में आप देखेंगे 15 बार 20 बार चाकू से ये करना, ये कहीं ना कहीं विभत्स रूप दिखा रहा है समाज को। और लोगों के स्वभाव में, चूंकि सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत ऐसी खराब चीजें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं विकृति ला रही, लोगों के बीच में उन चीजों को खराब करे। और इससे, इसके शिकार हम, आप और कोई भी हो सकते हैं। सड़क चलते बुजुर्गों को लोग मार देते हैं, लड़के बच्चियों को मार देते हैं। तमाम ऐसे व्यवहार हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए हर चीज को समझने की आवश्यकता है कि हम अगर व्यवहार कैसा रख रहे हैं, तो उसके आधार पर ही हमारा व्यवहार दूसरों के साथ वैसा रहेगा। ये ठीक है, ये अपना खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए इतिहास को पढ़ना चाहिए, भूगोल को समझना चाहिए, बौद्धिकता हमको ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन चुनावी रणनीति पे इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली एक राजनीतिक दल का उद्देश्य तो है ना कि जनता की सेवा करना, उसके लिए चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के सरकार में आना, उसके बाद सेवा करना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का नंबर स्कोर, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, पिछले सालों में लगातार कम होते जा रहा है, कैसे रिवाइव करेंगे? देखिए, मैं 2 बात करूंगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों की बात करूंगा। सेंट्रल के अंदर में आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, दूसरी UPA 2 होने के बाद में UPA 3 आने का समय था। और कोई नहीं कहता था कि UPA 3 नहीं आ रही है, हर कोई कहता था। लेकिन वो अन्ना हजारे जी का आंदोलन, उसके बैकग्राउंड के जो कंस्पिरेसी और उसके पीछे के जो लोग धीरे धीरे अब एक्सपोज हो रहे हैं। आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स, कितनी चर्चा हुई थी, 2G, 3G, 4G, कोल स्कैम, स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर इश्यूज बनाए गए थे। आज 12 साल हो गए हैं, एक भी मामले में आप देख लीजिए कहीं कोई भी उस माहौल के कारण मनमोहन सिंह जैसे अच्छे आदमी, सच्चे आदमी, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा था बुरे दौर में, उनकी सरकार बदनाम हो गई, चले गई।
लेकिन एक भी व्यक्ति को 12 साल के अंदर कहीं इंप्लीकेट कर पाए सरकार? नहीं कर पाई। ना कहीं दोषी। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ फिगर्स आते थे, आपको याद होगा, रिकवरी होनी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज वो स्थितियां, झूठ से आप राजनीति को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 3 चुनाव हो गए ना। हाँ, उस नैरेटिव को आप चेंज नहीं कर पाए, 3 चुनाव हो गए। बिल्कुल निश्चित रूप से उसका कारण ये है कि एक बड़ा कारण आप लोग हैं, मीडिया है। मैं आपको दोष नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर में स्टेट मीडिया बहुत ईमानदारी से काम करे, बैलेंस काम करे, ऐसा हमको लगता है, दिखता है। लेकिन नेशनल मीडिया से शिकायत भी है। नेशनल मीडिया जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर में जो चल रहे हैं, जिस प्रकार नैरेटिव सेट करते हैं, ये दुखद है। आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप चैनल्स ठीक हैं, एक मोनोपोली, 1 से लेकर 50 चैनल में जो गिनती अगर आप करेंगे टॉप 50 के दिल्ली के बैठे हुए, लेकिन वो सही नहीं कर रहे देश के साथ, ये अन्याय नहीं कर रहे। आप इसका असर आने वाले समय में पूरे देश के ऊपर पड़ रहा है, आज भी पड़ रहा है। लोगों के व्यवहारिक अपने व्यवहार में दिक्कतें आ रही है, लोगों के सामाजिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं, और एक पैकेज सिस्टम चालू हो गया है, और ये पैकेज सिस्टम कहीं ना कहीं चीजों को बर्बाद कर देगा। ठीक है, पूंजीवादी होना चाहिए। अगर चैनल सब खरीद लेंगे, अखबार सब खरीद लेंगे, तो उसके बाद स्थितियां क्या बनेंगी? निष्पक्षता कहां रहेगी? चौथा स्तंभ है। अगर जजेस के ऊपर उंगलियां उठने लग गई हैं, जजेस पद रिटायरमेंट के बाद में पद लेने लग गए हैं, बड़े पद लेने लग गए, राज्यसभा में चले जा रहे हैं, तो उसके बाद लोकतंत्र बचेगा कहां? ये एक बहुत बड़ा इशू है। नहीं, लेकिन पैकेज और पैकेट का जो जिक्र है, नेशनल हेराल्ड पे भी कई आरोप लगे, कई उनके मामला सुप्रीम कोर्ट तक में, वो आप ही लोगों का अखबार था, उसमें भी कोई क्रांति तो हुई नहीं। पिछली सरकार पे भी आरोप लगे छत्तीसगढ़ के कि साहब आपने विज्ञापन दे दिया वहां पे उठा के, तो फिर कैसे आप उसको आप बाइफरगेट कर पाएंगे? देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला आप भी जानते हैं, नेशनल हेराल्ड क्या है। नहीं, मैंने केवल एक एग्जांपल बताया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने किया। नेशनल हेराल्ड नेहरू जी का अपना एक, नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी के अपने दान दिए हुए, नेहरू जी के परिवार, मोतीलाल नेहरू जी के परिवार, नेहरू जी के द्वारा दान दी गई प्रॉपर्टी से तैयार किया गया एक एस्टैब्लिश यंग इंडिया, उसके माध्यम से किया हुआ एक व्यवस्था थी। वो कांग्रेस के अंदर की इंटरनल व्यवस्था थी, और कोई भी मनी ट्रांजैक्शन कहीं भी इधर से उधर नहीं हुआ, उसमें कहीं उसका मिसयूज नहीं हुआ। लेकिन उसको एक इश्यू बनाकर सिर्फ आप, ठीक है, सीए के या अकाउंट्स के डिटेल में ऊपर नीचे कोई बात को कर सकते हो आप, लेकिन अन्यथा उसमें कोई मिस एप्रोप्रिएशन या कोई गलत काम या भ्रष्टाचार या उससे कहीं और चीज खरीद लेना, ये वाली बात आती तो बात अलग है। रही बात उसका लाभ वाली बात है, पैकेज वाली बात, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर पत्रकार निष्पक्ष नहीं रहेगा, सच्ची खबरें, जैसे प्रिंट मीडिया लगभग, जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, बहुत कुछ फेयर लगते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों बात, भले हमारा नाम न छापे, दुख होता है। हम प्रोग्राम करते हैं, बड़ी खबर, आज का ही मैं बता दूं, कल दिन भर बैठे थे हम लोग, दिन भर कलेक्टर घेराव किए, कलेक्टर महोदय को पीछे से जाना पड़ा, रेलिंग तोड़ के काट के कटवा के वेल्डिंग कटवा के जाना पड़ा, अखबार छापे, लेकिन उन्होंने नाम हमारा हो चाहे पप्पू बंजारी, दोनों का नाम को काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खबर तो छपी, लोगों के दर्द तो बात आई, लोगों की लड़ाई तो सामने आई, ये हमारा उद्देश्य। मैं ट्रेनिंग से एक और सवाल ले लेता हूं, राहुल जी ने क्या टिप्स दिया आपको, आप लोगों को? देखिए, राहुल जी के टिप्स जो सार्वजनिक करने लायक हो, वो तो बंद कमरे की बात है। राहुल जी के टिप्स में सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि आपको आश्चर्य लगेगा, राहुल जी जैसा गांधीयन सोच वाला आदमी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। उनके टिप्स में अगर आप बोलेंगे तो हमारे नेताओं को भी कई बार लगता है कि गांधी जी जो राहुल जी बोल रहे हैं उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो हत्या कराने, हमला कराने, मारपीट कराने से भी परहेज नहीं करते। ऐसे लोगों को राहुल जी कैसे हम लोगों से उम्मीद कर हम उनके साथ गांधीयन तरीके से लड़े, ये बात राहुल जी की सोच में तो राहुल जी ने बोला, राहुल जी ने अपने आप को मजबूत बनाओ। उन्होंने एक्सरसाइज भी करवाया, उसमें अपने तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया भी कि राजनीतिक रूप में आप स्ट्रांग बनो, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनो, शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनो, लेकिन साथ साथ अपने आप को सहनशील बनाओ, लड़ने का प्रयास मत करो, आक्रामक मत बनो। आक्रामक बनोगे तो आप नुकसान करोगे, अपना भी नुकसान करोगे, सामने वाले को नुकसान करोगे। उसको उन्होंने वैचारिक रूप से मजबूत होने की बात की कि आपको वैचारिक रूप से मजबूत होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट्स के नॉलेज होने चाहिए, आपको चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे देश की आर्थिक नीति का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के लिए नीति बनाने का, मजदूरों की समस्याओं का मामला हो, किसानों की समस्या, हर मामले पे उन्होंने खुलकर बात की। हर किसी की बात, उनका एक ही मूल उद्देश्य था कि आपको लड़ने का प्रयास करना चाहिए, उनकी आवाज बननी चाहिए, आपको लड़ना है और लड़कर उनके जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में अपना प्रयास लगाना चाहिए। फिर चुनाव कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, चुनाव जनता की आवाज बनकर जीतेंगे।
चुनाव जनता के लिए लड़कर जीतेंगे। हम पहले भी 2018 में भी चुनाव, वही छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं, और दिल्ली के अंदर भी बात करूंगा। देखिए, अगर चुनाव जीतने की नौबत नहीं आती तो हम 45 और 44-45 से बढ़कर 99 नहीं पहुंचते। वो भी जब तमाम, फिर बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सेंट्रल पूरे मीडिया फोर्स के साथ होने के बावजूद, तमाम बड़े उद्योगपति जो हैं उनका साथ होने के बावजूद, कांग्रेस का फंड, क्या आप नॉमिनल कांग्रेस का फंड कितना रहता है आपको भी मालूम है। हम लोग 300-400 करोड़ में आ गए। हमारी पार्टी 70 साल के हैं, हमारा फाइनेंशियल आधार खत्म हो चुका है या खत्म कर दिया गया है। हम लोगों के पास, हम लोगों ने कभी भी ऐसे फंड मैनेजमेंट में काम नहीं किया। वही हमको आरोप लाखों करोड़ों रुपए के लगाए ले, लाखों लाख करोड़ के आरोप लगे हैं। अगर ऐसा होता तो क्या पैसे कहीं ना कहीं से नहीं निकलते? लेकिन वो स्थिति, झूठ थे वो सब। और आज मुश्किल से 12 साल हुई सरकार को, इनकी सरकार को, आज 15,000 20,000 करोड़ का उनका अपना फंड जनरेट कर चुके हैं। पीएम केयर फंड का आज तक कोई हिसाब नहीं है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमको उस पार्टी से अलग बनाती है। हमको बदनाम आप कर सकते हो, लेकिन आप अच्छे हो ये साबित नहीं कर पा रहे हो। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। जो ट्रेनिंग 10 दिनों तक आप लोगों का हुआ, उससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस को धरातल पे कितना लाभ होगा 2028 को देखते हुए? देखिए, हमारे 40 सदस्यों ने जो ट्रेनिंग लिया है, सब एक मानसिकता के साथ निकले हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कि हमको लोगों के बीच रहना है, लोगों की लड़ाई लड़ना है, लोगों की आवाज बनना है। और कांग्रेस हर विधानसभा के अंदर में भाजपा के, चाहे वो केंद्र की 12 साल की सरकार हो, 2.5 साल की सहायक सरकार हो, 1.5 साल की नगरीय निकाय की, नगर निगम और पंचायतों की सरकार हो, इनके कारण जो आम आदमी, आम लोग, महिलाएं, युवा, हर वर्ग परेशान है, किसान, मजदूर, हर वर्ग जो परेशान है, उनकी बात को उठाकर, उनकी लड़ाई को लड़कर, उनके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, उनके साथ संवाद बनाकर, पार्टी के अंदर उनको जोड़कर इस सरकार को बदलने का हम काम करेंगे। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बेहद शुक्रिया। थैंक यू। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।